गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम वंस अगेन। आई एम MS चंदे और हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो 2019 का केमिस्ट्री का पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। और ये जो पेपर का डिस्कशन है वो हम लोग देखेंगे DNCMI कोचिंग में फतेहपुर में, और वहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो इसके लिए हम लोग देखते हैं कि पेपर का डिस्कशन कैसे क्या करना है। और ध्यान रखिएगा प्लीज़ कि पेपर का जो डिस्कशन है उसमें सिर्फ आंसर को नहीं देखना है, आंसर के साथ साथ उसका लॉजिक देखना है, उसको समझना है। और ये जो पूरा का पूरा पेपर है, चाहे वो किसी भी ईयर का हो, वो पूरा का पूरा पेपर NCERT से आता है, ये आपको पता होगा। और आज हम लोग जो देखने जा रहे हैं वो 2019 का पेपर का डिस्कशन है। ओके, तो आज हम लोग देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। 2019 नीट केमिस्ट्री पेपर का सॉल्यूशन हम कराने जा रहे हैं। और सॉल्यूशन के साथ साथ आप लोग ध्यान दीजिएगा कि आपको कॉन्सेप्ट को पकड़ना है, सिर्फ आंसर को नहीं पकड़ना है, क्योंकि आंसर तो बहुत सारी बुक्स में भी अवेलेबल है। तो यहाँ पे जो आप सीखने जा रहे हैं वो कॉन्सेप्ट, और हम आपको बार बार बताते भी जाएंगे कि वो NCERT में कहाँ पे दिया गया है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिएगा, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन आर डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो पहले हमें पता होना चाहिए कि डिस्प्रोपोर्शनेशन का मतलब क्या है। तो डिस्प्रोपोर्शनेशन का मतलब होता है, ये सबसे पहली बात, तो ये क्वेश्चन जो है वो आया हुआ है रेडॉक्स चैप्टर 11th का सेकेंड बुक का पहला चैप्टर है रेडॉक्स, तो वहां से आया है। तो डिस्प्रोपोर्शनेशन के बारे में जानते हैं। तो डिस्प्रोपोर्शनेशन होता है कि ऐसा कोई भी कंपाउंड में कोई भी एलिमेंट जिसका ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और रिडक्शन भी हो रहा हो, ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और रिडक्शन भी हो रहा हो साइमल्टेनियसली, एक साथ एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन एक ही एलिमेंट का रिडक्शन होता है, तो ऐसे रिएक्शन को हम कहेंगे डिस्प्रोपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन। तो देख लेते हैं। सबसे पहला अगर हम देखें यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कॉपर का देखते हैं हम लोग। तो कॉपर यहाँ पे देखिए +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और यहाँ पे देखिएगा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और यहाँ पे 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो आप देखिएगा +1 से +2 में गया, इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की जो रिएक्शन है उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। तो यहां से यहां पे अगर आप देखें तो ये हो जाएगा ऑक्सीडेशन। ठीक, अगर आप Cu+1 से 0 में जा रहा है तो आप इसको अगर देखें तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन गेन करने को हम लोग कहते हैं रिडक्शन। ठीक, रिडक्शन। तो ये पहला जो रिएक्शन है वो कॉपर का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, कॉपर का रिडक्शन भी हो रहा है, दैट्स कॉल्ड, ये है आपका डिस्प्रोपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन। तो ये तो आंसर आपका पहला हो जाता है, लेकिन आपको ऑप्शन सभी चेक करने हैं, उनमें देखते हैं। सेकंड नंबर देखते हैं Mn+4 डबल माइनस। अगर आप देखें तो Mn4 डबल माइनस, Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग निकालेंगे। कैसे निकालते हैं, Mn का x मान लेंगे, ऑक्सीजन का -2 होता है, 4 ऑक्सीजन है तो -8, इज जो चार्ज है उसको बराबर कर देते हैं, x इक्वल करेंगे -2, और ये माइनस का इधर जाएगा तो +8, और x इक्वल हो जाएगा +6। इसका मतलब है Mn यहाँ पे +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में। अगर हम यहाँ पे Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना चाहें तो देख लीजिएगा MnO4 डबल सिंगल माइनस, यहाँ पे x ऑक्सीडेशन स्टेट निकाले Mn का, तो x, और यहाँ पे ऑक्सीजन का -2 है तो -8 इज इक्वल जो चार्ज दिया गया उसको बराबर कर देते हैं, x इक्वल -8 +8 -1 +8, तो x इक्वल हो जाएगा +7। अच्छा, अगली बार इसमें MnO2 भी दिया गया है, चाहो तो यहाँ पे देख लेते हैं MnO2। आप देखिएगा प्लीज, MnO2 ये दिया गया है। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम निकालना चाहें तो Mn का x, माइनस का ऑक्सीजन का -2, तो 2 ऑक्सीजन है, -4 इज इक्वल 0, तो x इक्वल अगर हम निकालें तो +4। ध्यान दीजिएगा प्लीज, यहाँ पे क्या हो रहा है, Mn यहाँ पे प्लस का, अगर आप देखें तो +6 है, +6 यहाँ पे है, यहाँ पे +7 है, और यहाँ पे +4 है। अगर आपको दिख रहा हो तो यहाँ पे +4 है। तो आप यहाँ पे देखेंगे Mn
+6 से +7 में गया, मतलब एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है। इलेक्ट्रॉन डोनेट करने को हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। और Mn +6 से +4 गया, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, दैट्स कॉल्ड रिडक्शन। तो हम कह सकते हैं कि ये वाला रिएक्शन भी आपका डिस्प्रोपोर्शनेशन है, किसका? Mn का। Mn यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी शो कर रहा है, Mn रिडक्शन भी शो कर रहा है। सो दिस इज द आंसर। तो A एंड B तो कंफर्म हो गया। इसमें एक दिख भी रहा है, चाहो तो चारों चेक कर सकते हैं। कैसे? अगर हम यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें तो पोटेशियम का +1 और इसका X माइनस का 8, अगर इसको निकालेंगे तो यहाँ पे X का वैल्यू आ जाएगा +7। और इसको फिर आगे चेक करने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि Mn हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो हमेशा ये रिडक्शन करेगा, ऑक्सीडेशन कभी नहीं करेगा, तो डिस्प्रोपोर्शनेशन का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। तो ये तो आंसर हो गया जी गलत। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर भी MnO4 सिंगल माइनस है, तो यहाँ पर भी Mn +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। इसका मतलब है कि ये भी Mn का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है, और हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में सिर्फ रिडक्शन तो कर सकता है, ऑक्सीडेशन तो करेगा ही नहीं। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इसके बैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन थे वो सब के सब निकल चुके हैं, तो फिर कहां से लाएगा? जब नहीं लाएगा तो फिर ओनली रिडक्शन शो करेगा। सो दिस इज नॉट अ आंसर। तो आंसर यहाँ पे क्या होगा? A एंड B इज द करेक्ट आंसर। सो सेकंड इज करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डायरेक्ट ये एनसीईआरटी से, और एनसीईआरटी अगर आप देखें तो ऑक्सीजन फैमिली 12th का फर्स्ट बुक आपका ऑक्सीजन फैमिली हैलोजन, वहां पे पी ब्लॉक दिया गया, वहां से क्वेश्चन उठाया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि विच इज द करेक्ट थर्मल स्टेबिलिटी, ध्यान दीजिएगा प्लीज, थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ H2E, और यहाँ पे E क्या है? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम और पोलोनियम। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो इनका स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। जैसे अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो वाटर का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा, और ऑक्सीजन सल्फर की बात करें तो सल्फर का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा। अगर हम बात करें सल्फर के बाद सेलेनियम, तो सेलेनियम का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा होगा, सेलेनियम के साथ हाइड्रोजन। और इसके बाद अगर हम टेलोरियम की बात करें तो टेलोरियम का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा। और अगर हम पोलोनियम के साथ हाइड्रोजन की बात करें तो पोलोनियम के साथ कुछ ऐसा होगा। तो सबसे पहली बात, यहाँ पे जो थर्मल स्टेबिलिटी की बात की गई है, थर्मल स्टेबिलिटी होता क्या है? थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब है कि यहाँ पे कौन आसानी से हीट हम दे, और हीट देने के बाद कौन आसानी से ब्रेक हो जाए। अब ब्रेक हो जाए, जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, ब्रेक होने को ही तो हम थर्मल स्टेबिलिटी कहेंगे। अगर नहीं होता तो थर्मल मोर स्टेबल, अगर हो जा रहा है दैट्स कॉल्ड थर्मल अनस्टेबल। दो टाइप की स्टेबिलिटी हम लोग पढ़ते हैं, पहली एक तो थर्मल स्टेबिलिटी, दूसरी हम लोग पढ़ते हैं काइनेटिक स्टेबिलिटी। तो यहाँ पे जो डिस्कस करना है वो किसके करना है? वो करना है आपका थर्मल स्टेबिलिटी। तो यहाँ पे बॉन्ड की स्ट्रेंथ देखते हैं। अगर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग दैट्स कॉल्ड थर्मल स्टेबल, अगर बॉन्ड वीक दैट्स कॉल्ड थर्मल अनस्टेबल। अब बॉन्ड की बात करेंगे तो बड़ा छोटे के साथ स्टेबल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन नहीं करेगा। हमें मालूम है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम और पोलोनियम में ऊपर से जब नीचे की तरफ किसी भी ग्रुप में बढ़ते हैं, मतलब ऑक्सीजन फैमिली में बढ़ते हैं और कैल्कोजन में बढ़ते हैं, तो साइज इंक्रीज करता जाए। ये बेसिक फंडामेंटल है पीरियोडिक टेबल का। तो यहाँ पे देखेंगे ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम, पोलोनियम में पोलोनियम का साइज बहुत बड़ा है। अब बहुत बड़ा साइज, इसका जो एनर्जी है, हायर एनर्जी लेवल, वो भी बहुत ज्यादा है, और वो हाइड्रोजन छोटे एटम के साथ कॉम्प्लेक्स सही से ओवरलैप करके नहीं बना पाएगा। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है वो बहुत ही कम ओवरलैपिंग हो रही है, जिससे ये बहुत ही वीक होगा। उससे ज्यादा स्टेबल ये, उससे ज्यादा स्टेबल ये, उससे ज्यादा स्टेबल और सबसे ज्यादा स्टेबल ये। क्यों? क्योंकि इनके जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बीच का जो बॉन्ड बन रहा है वो लगभग कंपेरेबल एनर्जी के जो ऑर्बिटल्स हैं वो बना रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि एकदम एग्जैक्ट होंगे या सेम होंगे, सेम नहीं, कंपेरेबल एनर्जी के। और जब कंपेरेबल एनर्जी के बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं तो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है। तो देख लेते हैं यहाँ पे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये और उसके बाद ये। सबसे वीक अगर देखा जाए तो ये बनेगा। अच्छा, एक तो कॉन्सेप्ट ये था। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है? दूसरा कॉन्सेप्ट ये है, अगर आप देखें तो बॉन्ड लेंथ के अकॉर्डिंग भी हम लोग इनकी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। बॉन्ड स्टेबिलिटी क्या कैसे देखेंगे? सबसे छोटा बॉन्ड, उससे बड़ा बॉन्ड, उससे बड़ा बॉन्ड और बड़ा बॉन्ड और बड़ा बॉन्ड। आप देखिएगा बॉन्ड का हमने साइज भी कुछ इसी टाइप से
बनाया है। तो सबसे बड़ा बॉन्ड जो होता है वो अनस्टेबल होता है, उसको आसानी से थोड़ा सा हीट देंगे ब्रेक कर सकते हैं। तो जो बेसिक फंडामेंटल है उससे भी हम इसका आंसर बता सकते हैं। तो सबसे ज्यादा स्टेबल H2O होगा। अगर आप देखें तो इन सब में सबसे ज्यादा स्टेबल H2O को यहाँ पे दिखाया और सबसे कम H2PO को। सो आंसर इज दिस वन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग डायटोमिक मॉलिक्यूलर स्पीसीज हैज ओनली पाई बॉन्ड्स। देख लीजिए, ध्यान दीजिएगा प्लीज। ये जो क्वेश्चन है वो फर्स्ट ईयर की चौथा चैप्टर है फर्स्ट बुक का, जिसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। केमिकल बॉन्डिंग में एक कॉन्सेप्ट दिया गया है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। क्या दिया गया है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी दिया गया है। वहां से हम इसका आंसर कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहली बात तो एनसीईआरटी में हम लोगों को जब हम पढ़ाते हैं तो वहां पे बताते भी हैं कि जो पाई बॉन्ड्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ जहां पे जनरली हम लोग क्या देखते हैं, जहां पे डबल बॉन्ड होता है वहां पे एक सिग्मा और एक पाई, जहां पे सिंगल बॉन्ड होता है वहां पे ओनली सिग्मा, जहां पे ट्रिपल बॉन्ड होता है वहां पे एक सिग्मा दो पाई, जहां पे क्वाड्रपल बॉन्ड होता है वहां पे एक सिग्मा दो पाई और एक डेल्टा बॉन्ड। लेकिन यहां पे अगर हम देखें तो दो ऐसे एक्सेप्शन हमने बताए थे, जिनमें सी और सी डबल बॉन्ड, यहाँ पे कोई सिग्मा बॉन्ड नहीं है, जबकि डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे दो पाई बॉन्ड है। और ऐसे हमने बोरॉन के केस में भी बताया था, बोरॉन के केस में तो यहाँ पे जो सिग्मा बॉन्ड दिख रहा है एक्चुअली सिग्मा नहीं है, एक पाई है। तो 2019 नीट में तो ये क्वेश्चन आ गया है, चलिए C2 आंसर हो जाएगा, अभी करके भी बताएंगे। लेकिन अब 2021, 22 या आने वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम पढ़ाते हैं केमिकल बॉन्डिंग तो वहां भी बताते हैं ये तो आ चुका है लेकिन ये अभी तक किसी भी एग्जाम में नहीं आया, आने की संभावना हो सकती है। तो देख लेते हैं इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे। तो C2 के केस में देखते हैं हम लोग। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम हम ड्रॉ करते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। तो देख लेते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ इस टाइप से देखेंगे। यहाँ पे है सिग्मा 1s, ये सिग्मा एस्ट्रिक 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा एस्ट्रिक 2s, ये है पाई, दो ऑर्बिटल है 2px 2py, और यहाँ पे है सिग्मा 2pz, ये है पाई एस्ट्रिक 2py 2px 2py, और यहाँ पे है सिग्मा एस्ट्रिक 2pz। यहाँ पे C2 के केस में अगर हम देखें तो एक कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, दो कार्बन के पास 12 इलेक्ट्रॉन है। अगर आप देखें तो हमने बताया था जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाते हैं कि अगर 14 तक इलेक्ट्रॉन्स हैं तो पाई नीचे रहेगा और सिग्मा ऊपर रहेगा, लेकिन यहाँ पे 12 है तो ठीक है, हम लोग भर देते हैं। कैसे भरेंगे? दो इलेक्ट्रॉन, एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 2 12 हो गए। अगर आप देखें तो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग कैंसिल आउट, फिर बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग कैंसिल आउट। अब जो 4 इलेक्ट्रॉन है वो पाई ऑर्बिटल्स में है और एक पाई बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत, तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं यानी कि 2 पाई बॉन्ड होंगे, इसमें कोई भी सिग्मा बॉन्ड नहीं होगा, ध्यान रखिएगा प्लीज। तो हम लोग इसका आंसर हो जाएगा 4th इज करेक्ट वन। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, इसको हटा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये थर्मोडायनेमिक का है। थर्मोडायनेमिक फर्स्ट ईयर का 6th चैप्टर है
उसको देख लेते हैं। फर्स्ट बुक का 6 चैप्टर है, इसको देख लेते हैं। देखिएगा, अंडर द आइसोथर्मल कंडीशन अ गैस, टेम्परेचर इन्होंने दे रखा है 300 केल्विन, एक्सपेंड फ्रॉम, एक्सपेंशन आप देख लीजिएगा, एक्सपेंशन इन्होंने दे रखा है 0.1 लीटर से लेकर के 0.25 लीटर, ओके, अगेंस्ट द कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, और यहाँ पे एक्सटर्नल प्रेशर दे रखा है 2 बार, द वर्क डन बाय द गैस, देख लीजिएगा। और जो आंसर आएगा उसको हमें जूल में कन्वर्ट करना है, जिसके लिए उन्होंने यूनिट भी दे रखी है। तो देख लेते हैं हम लोग, वर्क डन W इक्वल टू होता है माइनस P एक्सटर्नल इंटू V फाइनल माइनस V इनिशियल, ओके। तो V फाइनल हमें दिया गया है 0.25 माइनस V इनिशियल दिया गया है 0.1, ओके, और P एक्सटर्नल दिया गया वहां पे माइनस का 2 बार, ओके। सॉल्व कर ले अगर, माइनस का 2 इंटू यहां पे हो जाएगा 0.15 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 0.30 ये आ जाएगा। और ये किस में आएगा, बार लीटर में, किस में आएगा, लीटर एंड बार में, किस में आएगा, लीटर बार। और हमें मालूम है 1 लीटर बार इक्वल्स टू 100 जूल। अब यहाँ पे इसको जूल में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस का 0.30 इंटू, हमें मालूम है 1 लीटर बार इक्वल्स टू 100 जूल, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आंसर आपका जूल में आ जाएगा। तो माइनस का 30 जूल इज द करेक्ट आंसर। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, ओके। इसको देख लेते हैं नेक्स्ट, इसको हटा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में थोड़ी सी मिस्टेक है पेपर में हमारे, तो इसको हम सही कर देते हैं। यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, क्या है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, और हमें बहुत अच्छी तरीके से पता है क्वेश्चन क्या कह रहा है, द मोस्ट सुइटेबल रीजन फॉर द कन्वर्जन, इस कन्वर्जन के लिए जो सबसे सुइटेबल रीजन है वो क्या है। तो देख लीजिए, कह रहा है कि यहाँ पे अगर आप देखें तो एल्काइंस है, ये क्या है, एल्काइंस है, और यहाँ पे सिस आइसोमर बन रहा है, क्या है, सिस आइसोमर बन रहा है। तो सिस आइसोमर के लिए जब आप पढ़ेंगे एल्कीन का फॉर्मेशन, तो एल्काइन से एल्कीन के फॉर्मेशन में एनसीईआरटी फर्स्ट ईयर का सेकंड बुक में बहुत साफ सुथरा लिखा हुआ है, एक बिर्च रिडक्शन दिया गया है और नीचे लिंडलार कैटलिस्ट दिया गया है। जो बिर्च रिडक्शन है वो क्या करता है, बिर्च रिडक्शन करता है सोडियम और लिक्विड अमोनिया के साथ ट्रांस आइसोमर बनाता है, और जो लिंडलार कैटलिस्ट है, लिंडलार कैटलिस्ट अगर आप देखें तो ये होता है, और ये बनाता है आपका सिस आइसोमर। बिल्कुल रट्टा बेस्ड क्वेश्चन है, डायरेक्ट एनसीईआरटी से है, सो आंसर इज दिस वन। अब दिमाग में आ रहा होगा ये क्या काम करता है, ये काम करता है आपका हाइड्रोलिसिस करता है, और हाइड्रोलिसिस करने के बाद इसको कीटो इनॉल टाटोमेरिज्म में कन्वर्ट कर देगा, और ये क्या करेगा, ये भाई साहब सिर्फ और सिर्फ हैलोजन का फॉर्मेशन करता है, ओके। तो आंसर इसमें जो होगा वो होगा H2PDC, दिस इज कॉल्ड लिंडलार कैटलिस्ट, लिंडलार कैटलिस्ट, क्या हो जाएगा जी, लिंडलार कैटलिस्ट, ओके। तो आंसर है इसमें। अगर विर्च रिडक्शन यहाँ पे ये ट्रांस आइसोमर बन जाता है, इसके बजाय मान लीजिए ये बन जाता CH3H डबल बॉन्ड, ये CH3 और यहाँ पे H, तो यहाँ पे आंसर होता ये। तो लिक्विड अमोनिया के साथ सोडियम ले सकते हैं, लिथियम भी इसकी जगह पे ले सकते हैं अगर ट्रांस आइसोमर बनता तो ये था ट्रांस आइसोमर के लिए आंसर, और ये था सिस। तो क्वेश्चन पूछा गया सिस के लिए, सो आंसर इज लिंडलार कैटलिस्ट H2PDC इन क्विनोलिन, ओके। तो इसको हटा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है आपका, जब हम लोग फर्स्ट ईयर की सेकंड बुक पढ़ रहे होते हैं पी ब्लॉक, वहां पे कार्बन फैमिली में ये क्वेश्चन दिया गया, और ये शायद एग्जांपल है उसका, बहुत ही बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है। ये कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज नॉट स्टेबल, नॉट स्टेबल की बात कर रहा है, ध्यान दीजिएगा प्लीज, नॉट स्टेबल की बात कर रहा है। नॉट स्टेबल इसमें कौन होगा, हमें उसमें आंसर जो दिया गया है वो दिया गया है
SiCl6 डबल माइनस। वहां पे दो चीजें दी गई हैं, आप देख लीजिएगा। एक दिया गया है SiCl6 डबल माइनस और एक दिया गया SF6 डबल माइनस। अगर आप एग्जांपल देखेंगे एनसीईआरटी का तो कार्बन फैमिली जहां पे दी गई है फर्स्ट ईयर में, उसमें देखना है तो उसमें दिया गया कि दिस इज एग्जिस्ट। अगर आप देखें ये एग्जिस्ट करता है और ये नॉट एग्जिस्ट। और एनसीईआरटी के एग्जांपल में उन्होंने इसका एक्सप्लेनेशन भी लिखा है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन क्या है कि अगर हम इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें तो यहाँ पे आएगा +4। यहाँ पे आप अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें तो आएगा +4। तो इसका साइज बहुत छोटा है। क्या है इसका साइज बहुत छोटा है। साइज छोटे होने से क्या होगा कि जो Cl है, जो Cl अगर आप लगाएं, Cl अगर आप लगाना चाहें तो 6 लगा सकते हैं, और Cl माइनस और ये अगर आप ये लगाना चाहें तो सॉरी तो इसको देख लेते हैं। यहाँ पे इसका साइज छोटा है और ये बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल है। अच्छा, ये बड़े बड़े मॉलिक्यूल हैं, अगर आप देखिएगा तो इनके बीच में यहाँ पे 3-3 लोन पेयर भी, तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बहुत ज्यादा है। क्या है यहाँ पे इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, एक टर्म दिया गया है इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बहुत ही इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बहुत ज्यादा है, जबकि इनका साइज छोटा है फ्लोरीन का, तो इनका इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन कम है। उसकी वजह से ये एग्जिस्ट नहीं करता है और ये एग्जिस्ट करता है। ओके, सो आंसर इज फर्स्ट इज करेक्ट वन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो इसको हम हटा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया गया है आपका, ये दिया गया है केमिकल काइनेटिक्स से, और केमिकल काइनेटिक्स में बहुत सिंपलेस्ट क्वेश्चन है ये जो क्वेश्चन है केमिकल काइनेटिक्स का सिंपलेस्ट क्वेश्चन है, और ये एलएम के मॉड्यूल में पहला ही क्वेश्चन दिया गया है केमिकल काइनेटिक्स में। तो देख लेते हैं। सबसे पहले हमें रेट एक्सप्रेशन लिखना आना चाहिए। रेट एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं? सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको डिफरेंशियल फॉर्म में लिखते हैं। तो देख लीजिएगा, माइनस का d concentration of N2 upon dt is equals to minus का 1/3 d concentration of H2 upon dt is equals to प्लस का हो जाएगा 1/2 d concentration of NH3 upon dt। अगर आप देखें तो जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट के लिए माइनस साइन यूज करते हैं, प्रोडक्ट के लिए प्लस साइन यूज करते हैं, और जो नंबर कोएफिशिएंट है उससे हम डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो कौन सा ऑप्शन दिया गया है? अगर आप चौथे ऑप्शन को देखें, -dN2 dt, -dN2, ये देखिए ये दिया गया, और इधर सामने दिया गया 1/2 और dNH3 upon dt। ओके, यहाँ पे प्लस का साइन नहीं लगाया, लेकिन प्लस का साइन अंडरस्टूड है, कोई दिक्कत नहीं। सो आंसर इज फोर्थ इज करेक्ट वन। डायरेक्ट एनसीईआरटी से नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये बायो वाले लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता होगा, लेकिन केमिस्ट्री वालों को भी पता होगा क्योंकि केमिस्ट्री में भी है। ये क्वेश्चन कह रहा है, अमंग द फॉलोइंग नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। क्या है? नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। ये नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, सबसे पहले तो एंटीबायोटिक कितने टाइप के होते हैं? अब एंटीबायोटिक की चर्चा बायो वाले सर आपको खुद करेंगे, उनको बहुत बेहतर तरीके से पता, मुझे उतना नहीं पता है, लेकिन फिर भी जो केमिस्ट्री में टर्म है उसको मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। तो एंटीबायोटिक 3 टाइप के हैं। एक तो है ब्रॉड स्पेक्ट्रम, एक है, और इसमें एक दिया नैरो स्पेक्ट्रम, ब्रॉड स्पेक्ट्रम, और इसके बाद एक दिया गया है, एक और उसमें दिया गया है, मुझे क्लियर नहीं आ रहा है। तो नैरो स्पेक्ट्रम और ब्रॉड स्पेक्ट्रम, और ध्यान नहीं आ रहा है, एक चलिए नैरो स्पेक्ट्रम की हम लोग चर्चा करते हैं। तो देखिए ब्रॉड स्पेक्ट्रम क्या है, सबसे पहले देखते हैं। तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम उसको हम बोलते हैं जो
ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के लिए, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के लिए, दोनों के लिए यूज होते हैं, उसको बोलते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम। नैरो स्पेक्ट्रम किसको बोलते हैं? जो स्पेसिफिक नेचर को शो करता है। तो जो इसमें अगर आप देखें क्लोरोएम्फेनिकॉल, एम्पीसिलिन और एमॉक्सिसिलिन, ये तीनों के तीनों आपके ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। क्या है ये? ब्रॉड स्पेक्ट्रम। अगर आप देखें ब्रॉड स्पेक्ट्रम। और पेनिसिलिन जी जो है वो है आपका नैरो स्पेक्ट्रम। ठीक, ये स्पेसिफिक इसका फंक्शन रहता है, इसलिए इसको हम लोग नैरो स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक, तो ये आंसर है आपका इसमें पेनिसिलिन जी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। क्वेश्चन दिया गया है नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन दिस। अगर आप देखें तो एनसीईआरटी का जो जहां पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्टडी करते हैं उसका पहला एग्जांपल का फर्स्ट ऑप्शन है ये जो क्वेश्चन 2019 में पूछा गया। एनसीईआरटी में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पहला एग्जांपल